सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिंजी। सो जैसे कि आप लोगों का यूपी बोर्ड का मैथ का पेपर हो गया है, तो आज हम आपको इसी के सॉल्यूशन देंगे ताकि आप लोग पता कर सको कि आपके कितने टोटल में 70 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल ओवरऑल। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। क्वेश्चन पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड था, पार्ट ए पार्ट बी में। ठीक है ना? तो चलिए पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर 17 by 2 square into 5, ओके। सो विल टर्मिनेट आफ्टर विच नंबर ऑफ प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो हमें इसका निकालना है कि जो पहले ये नंबर है इसको डिवाइड, इसका रेशनल नंबर, इसका एक्सपेंशन निकालना है। फिर देखना है कि इसकी जो पावर्स आएंगी आफ्टर द पावर। तो देखो, इसका इस पार्ट निकालते, फैक्टर निकालते, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो इसकी शिट 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 रख दिया मैंने, पहले ही क्वेश्चन रख दिया। सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिंज। तो आप लोगों का तो यूपी बोर्ड का मैथ का क्वेश्चन हो गया है ना, पेपर हो गया है। तो चलिए इसी के सॉल्यूशन निकालते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके 70 में से टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है ना? तो सब लोग अपने अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बता देना कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा दो पार्ट्स में, क्वेश्चन पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड था, पार्ट ए पार्ट बी। एंड पार्ट बी में, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन दिए थे एक एक मार्क्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है द डेसिमल एक्सपेंशन of rational number 17 by 2 square into 5 will terminate after which number of decimal। ओके, सो हमें बेसिकली इसको सॉल्व करके निकालना है डेसिमल, दो नंबर, दो डेसिमल तक। ठीक है ना? तो क्या करते हैं, 17 बाई दिया हुआ है, 2 स्क्वायर इंटू 5 दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 5 से कितना होता है 20। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.85। तो इसमें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है? एक डेसिमल, दो डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या होगा? दो। ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन था, एक मार्क्स का, और ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट दिया है, इसकी वाई एक्स से डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो, पॉइंट निकालना है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट जो है -3,4 है। तो माइनस कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे इधर होता है, तो इधर कहीं होगा -3। और 5 कहाँ है? प्लस है, तो वाई एक्सिस पे होगा। तो पॉइंट जो है ये है -3,5। ठीक है ना? अब पूछ रहा है इसकी डिस्टेंस निकालनी वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस तो ये है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये? मेनली ये डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो ये कितनी दूरी पे, ये 5 दूरी पे है ना, 5 दूरी पे। तो इसकी डिस्टेंस क्या आएगी? 5। इसी वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना? तो चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग निकालना है। ठीक है ना? सो द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 144। तो इसमें 144 का फैक्टर निकालना है, फिर फैक्टर से जो उसकी पावर्स होंगे, प्राइम नंबर की पावर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं? डिवाइड करते हैं, 272 144, 36, 18 2 जा 36, and the 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3। ठीक है ना? ये हमारे फैक्टर है। सो 144 के प्राइम फैक्टर क्या आए हमारे? प्राइम फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है ना। ठीक है? तो अब ये टोटल हुआ 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। तो ये दोनों ही 2 और 3 क्या है? हमारे प्राइम नंबर है। क्वेश्चन में पूछा था कि प्राइम सम ऑफ अ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। सो इनकी पावर का सम निकालना है। तो 2 की पावर क्या है यहाँ पे? 4। और 3 की पावर क्या है? 2। तो इसका सम निकालना था 4 + 2। तो ये आएगा हमारा 6। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? गिवन दैट द एलसीएम ऑफ, एलसीएम दिया है 132 288 का, जो कि है 3168। तो हमें एचसीएफ निकालना है इसी का। तो देखो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता था। एलसीएम, अगर कोई भी दो संख्या दी है, मान लो ए और बी, कोई संख्या दी है, तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ उसी दो संख्या का एचसीएफ से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वो दोनों संख्या के बराबर होता है मल्टीप्लाई के। तो हमें क्या दिया है? तो एलसीएम ऑफ ए और बी दिया है। ए यहाँ पे 132 है और बी 288 है। तो जो कि दिया हुआ है हमारा 3168। तो लिख देते हैं 3168। और हमें एच सी एफ निकालना है इन्हीं दो संख्या का, 132 और 288 का हमें एच सी एफ निकालना है।
और संख्या क्या है 132 288। ठीक है ना, बस इसी को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, पांचवें क्वेश्चन में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों, तब तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और लाइक करो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनके भी पता चले कितने उनके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण एक दी हुई है, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हमें निकालना m की वैल्यू निकालनी है। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके कोई रूट्स सेलेक्ट कर लेते हैं अल्फा और बीटा। तो इसका रूट्स का सम क्या होता है, सम होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में। अब देखो क्वेश्चन में दिया रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स इक्वल है मतलब कि अल्फा और बीटा इक्वल है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं सबसे पहले। तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे बी क्या है, इसको जब कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करो, तो बी यहाँ पे क्या है -12, तो माइनस बी और -12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, ए की वैल्यू है 3, तो ये आएगा 12/3। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 12/3 है। अब बोला है कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं, तो बीटा की जगह पे अल्फा पुट कर दो, तो ये अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा जो कि है 12/3, और ये अल्फा प्लस अल्फा कितना आएगा 2 अल्फा हो जाएगा जो होगा 12/3। तो 2 से 12 कटेगा 6 आएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, और ये 3 2 जा 6 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2, एक एक रूट एक अल्फा की वैल्यू 2 है, तो बीटा भी की वैल्यू भी 2 होगी क्योंकि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है सी अपॉन ए, यहाँ पे सी क्या है हमारा m है, ए की वैल्यू क्या है 3 है, और अल्फा और बीटा इक्वल हैं, तो बीटा की वैल्यू अल्फा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई एम बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 वैल्यू है, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं m/2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, m सॉरी यहाँ पे 3 है 2 नहीं है। ठीक है ना, तो 2 दूनी 4, त्याई कितना होता है 12, तो हमारी m की वैल्यू पूछ रहा था जो कि आएगी 12। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। छठा क्वेश्चन दिया है, समीकरण के मूलों का योग निकालना है। देखो सेम ऊपर की तरह ही क्वेश्चन है, मूलों का योग निकालना है, इसको कंपेयर कराओ इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कराओगे, ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू आ गई -3, सी की वैल्यू आ गई 2। समीकरण के मूलों का योग निकालना मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जो होता है माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू पुट करो -3, ए की वैल्यू 5 है, तो ये आ गई 3/5। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, 10 युगपत समीकरण, दो समीकरण दिए हैं, इसका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो हमें अल्फा का मान निकालना है। तो अगर देखो कंडीशन तुम्हें पता है कि दो इक्वेशन अगर दी हुई है, अगर कोई दो इक्वेशन दी है a1x b1y प्लस c1g इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दी है, और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन दी है, अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होता है a1/a2 और ये b1/b2 होता है। ठीक है ना, तो a1 यहाँ पे क्या है, a1 यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में 1 है, तो a1 की वैल्यू 1, इधर a2 क्या है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ b2 की वैल्यू लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 2 × 2, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट है P, एक पॉइंट है P a,8 a/8, और पॉइंट जो a,8 है इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो बोल रहा है जो दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये a पॉइंट और एक b पॉइंट दिए हैं, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को का मिड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कि एक कोई पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, इसका कोई मिड पॉइंट दिया है p। ठीक है, मिड पॉइंट है यानी हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है दोनों में, a की वैल्यू क्या है -4,2, p की वैल्यू क्या है a/8, 4, और b की वैल्यू हमारी क्या दी है 5,6। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2, तो वही लगाते हैं। तो देखो मिड पॉइंट तो क्या है, ये a/8 है दिया हुआ है,
ये किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2/2, तो x1 4 है, x2 5 है, बाई 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 2 जोड़ जाए 1 से कट जाएगा, ए आएगा हमारा 4। ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब चलो 9वें क्वेश्चन में आते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार जो दिए हुए हैं, त्रिभुज ए बी सी ये दिया हुआ है, इसका आधार है बी सी के समानांतर रेखा खींची गई है पी क्यू। ठीक है, अब दिया हुआ है पी क्यू और बाई रेशियो, पी क्यू और बी सी का रेशियो दिया है 1:3, तो हमें ए पी और ये पी बी का रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो देखो अगर हम ट्रायंगल उठा लें, ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी क्यू, इन दोनों को लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एंगल ए कॉमन है दोनों में एंगल ए तो कॉमन है। अब दूसरा क्या है कि जो ए पी क्यू है, ए पी क्यू जो हमारा एंगल ए पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी सी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है पी क्यू पैरेलल है बी सी के। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल ए क्यू पी जो है वो भी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल है, दोनों एंगल इक्वल ही होते हैं। तो हमारा क्या हो गया टोटल ओवरऑल कि जो ए पी क्यू है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए पी क्यू के। ठीक है ना, ए पी क्यू के सिमिलर है, तो अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके रेशियो, साइड रेशियो भी इक्वल होते हैं, तो पी क्यू बाई बी सी इक्वल हो जाएगा ए पी बाई ए बी के। पी क्यू बाई बी सी का तो दिया हुआ रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/3, ए पी ऐसा ही रहेगा। अब देखो ए पी है, सॉरी, अब ए बी देखो, ये ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो ए बी है टोटल, इसको डिवाइड कर दो दो में, ए पी और पी बी को ऐड करोगे तो भी ए बी मिलेगा ना, ए पी प्लस पी पी कर देते हैं। ठीक है ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये मिलेगा ए पी प्लस पी बी इजकल टू 3AP। ठीक है ना, 3AP, एक ए पी, ये ए पी इधर जाएगा तो हो जाएगा 2AP, 2AP इजकल टू पी बी। तो ए पी बाई पी बी का हमें रेशियो निकालना था, ए पी बाई बी बी, दो को नीचे ले आएंगे तो ये आएगा, तो रेशियो क्या आएगा, 1:2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना, किसका कौन कौन सा क्वेश्चन सही है ये बताते रहना कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। 10वें क्वेश्चन में आते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोई एक ट्रायंगल है, जिसमें मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना, ए बी और सी लेते हैं। ए बी सी में जो ए बी दिया हुआ है वो है 6√3 है, और ए सी जो दिया है 12 दिया है, और बी सी दिया हुआ 6। तो हमें क्या निकालना है, मेजर करना है ये वाला एंगल। देखो ये वाला एंगल अगर मेजर करना है, देखो एक प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी अगर फॉलो करता है तो मतलब कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस पे हम निकालते हैं, तो पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए सी की क्या वैल्यू क्या दिया है, 12 दिया है, 12 स्क्वायर ये हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर 144 हो गया, ये हो गया 108 प्लस 36, तो 144 इक्वल टू 144। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यानी ये पाइथागोरस के रूल को फॉलो कर रहा है। अगर पाइथागोरस के रूल को फॉलो कर रहा है मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब कि एंगल भी जो है हमारा राइट 90 डिग्री होगा। इसी वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब चलो 11वें क्वेश्चन में आते हैं। दिया है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो एरिया हैं, दो एरिया जो है दो एकदम सेम ट्रायंगल है, उनके एरिया का रेशियो दिया हुआ है 16:25। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमें त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो देखो अगर ट्रायंगल कोई सिमिलर दिया हुआ था, सिमिलर ट्रायंगल एरिया थ्योरम तुम्हें पता होगी कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर एंगल ट्रायंगल, मतलब कि जो रेशियो होता है दो सिमिलर ट्रायंगल के, वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल के एरिया सिमिलर है, अगर सिमिलर ट्रायंगल के दोनों के एरिया सिमिलर हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना, उनका स्क्वायर का रेशियो सेम होता है।
मतलब क्या होता है अभी लिखने से समझ में आएगा। देखो एरिया अगर लेते हैं किसी ट्रायंगल 1 का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हो जाएगा, जो इक्वल होगा वो किस क्या होगा, साइड 1 का स्क्वायर एंड द साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो हम यही निकालना था करस्पॉन्डिंग साइड 1 साइड 2। तो एरिया का रेशियो तो दिया हुआ है 16/25। साइड्स साइड 1 अपॉन में साइड 2, ये पूरे का होल स्क्वायर था, इसके अंडर रूट में चला जाएगा। 16 बार आएगा 4, 25 बार आएगा 5, तो इसका रेशियो क्या आ गया 4/5। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये इसमें सिमिलर ट्रायंगल एरिया थ्योरम लगी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ए बी की वैल्यू 3 है, ए सी की वैल्यू 6 है, बी डी की वैल्यू 2 है, सी डी की वैल्यू 4 है। तो हमें निकालना है एंगल बी ए डी निकालना है, एंगल बी ए डी ये वाला एंगल निकालना है, और सी ए डी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये दोनों एंगल का रेशियो निकालना है। देखो क्या होगा, ए बी बाई ए सी अगर हम निकाल लें क्या होगा, ए बी बाई ए सी 3/6 होगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू 3 है, ए सी की वैल्यू 6 है, तो ये 1/2 आएगा। अब इसी तरीके से ए बी बाई ए सी को निकाल लिया। अब बी डी बाई सी डी निकाल लेते हैं, 2/4 आएगा, 1/2 होगा। तो अब देखो एंगल ए जो है, जो ये एंगल ए है, ये डिवाइड कर रहा है ए डी को, ठीक है ना, डिवाइड कर रहा है ए डी को। और जो डिवाइड कर रहा है, जो ए डी है, वो बी सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए बी और ए सी, ठीक है। सो जो एंगल ए डी होगा वो हाफ ऑफ सी ए होगा। जो एंगल ए डी है वो हाफ ऑफ सी ए होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली वो कहने का मतलब ये है कि जो एंगल बी ए डी और सी ए डी का जो रेशियो होगा वो इक्वल आएगा, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो आ रहा है ए बी बाई ए बी, ए सी, बी डी और सी डी, इनका रेशियो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब एंगल जो बी ए डी होगा वो एंगल सी ए डी का जो रेशियो आएगा वो भी सेम आएगा, 1/1, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हो, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन 31 अपॉन में कॉस 59। तो देखो क्या लिखते हैं, साइन 31 को तोड़ते हैं। साइन 31 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 59 घटाओगे तो 31 ही आएगा, तो कोई मैटर नहीं करने वाला है, ठीक है ना। ये कॉस 59 डिग्री है। तो अब देखो तुम्हें क्या तो पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा लिख दिया, और नीचे भी है कॉस थीटा। तो कॉस 59 कैंसिल होकर आंसर क्या देगा 1। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा कि जो फिगर दिया हुआ है, फिगर बिंदु ओ जो है, ये है पॉइंट ओ है, ए और पी से देखने पे अवनमन कोणों की माप निकालनी है, मिलने का एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ पॉइंट ए निकालना है एंड पॉइंट बी निकालना है। देखो एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है कि जैसे कोई लाइन इधर गई है, ठीक है, तो ये एंगल होता है एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो यहाँ पे भी हमें एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकालना, तो इसको वैसे लाइन लेट कर लेते हैं, हमें ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है, ये दोनों एंगल निकालने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, इसको सी लेट कर लेते हैं, इसको एंगल है ओ बी सी, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो एंगल ओ बी है, ओ बी ए, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये तो 90 डिग्री है। और ओ एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो तो इन ट्राइंगल, अगर तुम ट्राइंगल ए ओ बी में देखो, ये वाले ट्राइंगल में देखो, तो किसी ट्राइंगल की सारे एंगल का सम कितना होता है 180। तो एक तो 90 हो गया, एक 45 हो गया। अब एंगल ओ ए बी निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल ओ ए बी निकला 180 डिग्री इक्वल में आएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे एंगल ए ओ बी कितना आएगा 45 डिग्री। देखो अब ये वाला एंगल हमारा आ गया 45 डिग्री, कितना आया 45 डिग्री। हमें निकालना ये वाला है, तो ये टोटल ओवरऑल ये कितना है, ये टोटल ओवरऑल 90 है। तो 90 में से अगर ये वाला घटा देंगे तो ये वाला घटा देंगे तो ये वाला हमें मिल जाएगा। तो कितना करना है, तो हमें बेसिकली एंगल ए निकालना है। डिस्पर्सन वाला एंगल कितना आएगा, 90 में से 45 घटा दो, कितना आएगा 45 डिग्री। तो डिस्पर्शन फ्रॉम ए टू ओ कितना आएगा 45 डिग्री। अब चलो पी के लिए आते हैं।
पी के लिए क्या होगा, ये 60 है, ठीक है ना, इसको लेट कर लेते हैं कुछ भी अल्फ़ा। तो अगर ये अल्फ़ा है, ये 60 है, ओवर टोटल और कितना है 90, तो एंगल पी निकालने के लिए भी क्या करेंगे, अभी सेम ऊपर किया है, 90 में से अगर 60 घटा देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 30 डिग्री। तो एक डिस्पर्शन एंगल है 45, एक डिस्पर्शन एंगल है 30। कौन सा ऑप्शन सही है, 40, 30। सिंपल था, ठीक है ना। तो 15वें क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। 15वां क्वेश्चन क्या दिया था, इफ द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखो सर्कल, इस जो सर्कल का है, सर्कमफेरेंस और एरिया दोनों इक्वल बोला। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है एरिया का, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। ठीक है ना, तो यही पूछा था, रेडियस, रेडियस कितनी आई, 2 यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे सिंपल था, ये था 1 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से। चलिए ठीक है, आगे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, एक ठोस धातु के घनाभ की विमाएं दी हुई हैं, यानी उनकी साइड्स सॉलिड क्यूबाइड्स है, उसकी माप दी हुई है। तो लेंथ दी एल बी एच में दी होती है, ठीक है, एल बी एच, लेंथ विथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दी है, 9, विथ कितनी दी हुई है, चौड़ाई दी है 8, हाइट दी हुई है 2। अब देखो, और ये क्या दिया हुआ है, इट इज़ अ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब ऑफ डायमेंशन 2। तो जो एज जो एक क्यूब बनाया गया है, तो उसकी एज दी हुई है, एज ऑफ क्यूब दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें निकालना है द नंबर ऑफ क्यूब, तो हमें निकालने कितने क्यूब फॉर्म्ड हुए हैं, और एक क्यूब के एज की दिया हुआ है 2। तो नंबर ऑफ क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कि जो क्यूबाइड से बनाया हुआ है उसकी वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम ऑफ ईच, जितनी भी क्यूबाइड लगे उस किसी एक की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब की होती है ए क्यूब। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू पुट करो, 9, 8, 2, और एक ए की वैल्यू दी हुई थी 2, तो ये 2 × 2 × 2, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 18 आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्या निकालना है, निम्नलिखित सारणी का माध्य यानी कि मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई, चलो सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं, इंटरवल से कितने का डिफरेंस है, 0 to 10, 5 का डिफरेंस, 5, 15, 25, 35, 45। अब एफ आई निकालते, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 4, 5, 6, 4, 1। वैसे इसकी तो ज़रूरत, एक्स आई एफ आई, ठीक है, ओके। तो अब निकालते हैं एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई निकालेंगे, ये 20 मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 4 जा 20, 5 15 5 जा 75, 150, 140, और ये आया 45। टोटल सम कितना आया, सम ऑफ एक्स आई एफ आई कितना आया, 430, और सम ऑफ एफ आई कितना आया, 20। तो अब हमें मीन का तो फॉर्मूला पता है ना बच्चों, तुम लोगों को तो मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। तो एक्स आई एफ आई की वैल्यू कितनी हुई, 430, और सम ऑफ एफ आई कितना आया, 20। तो ये टोटल हमारा मीन कितना है, 2155। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है बच्चों हमारा, कि इफ द अर्थमेटिक मीन एंड द मोड ऑफ गिवन डाटा 28 है। तो अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 28, और मोड दिया हुआ है 16, तो हमें मीडियन निकालना है। तो देखो फॉर्मूला तुम्हें पता है मोड का क्या होता है, 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन। तो हमें क्या निकालना है, हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन को ऐसे ही रखते हैं 3 मीडियन, मोड है 2 मीन को उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस में आ जाएगा 2 मीन। वैल्यूज पुट करो, मोड की वैल्यू दी हुई है 16, मीन की वैल्यू दी है 28, सॉल्व करो 72 आया। तो यहाँ से मीडियन आया, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 72/3 आया, जो आया 24। तो मीडियन आया 24। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आएगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, कि निम्नलिखित बारंबारता बंटक का बहुलक वर्ग निकालना है, यानी मॉडल क्लास निकालनी है इस
डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो मॉडल क्लास क्या होती है कि जिसमें हाईएस्ट, जिस इंटरवल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसमें भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी, वही हमारी मॉडल क्लास होती है, वही हमारी मॉडल क्लास होती है। ये तो पता है आपको। तो चेक करो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसमें, 8 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये किस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, 3 से 5 में। तो मॉडल क्या होगा, 3:5। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलो क्वेश्चन, ये सॉरी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमें फॉलोइंग, इस सेट की क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की हमें क्या निकालनी है, मीडियन क्लास, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखते चलिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी है 4, 5, 13, 20 और 8, ठीक है। तो इसका निकालते कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 4 को ऐसे रखते, 4 और 5 कट करते 10, 10 और 13 को 23, 23 और 20 43 एंड 43 और 8 51, ठीक है। तो सॉरी थोड़ी सी यहाँ पे एरर हो गई है, 459 होता है, ठीक है ना। तो 459, 13 और 9 22, 22 20 42, 42 50, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नंबर कितना, एन कितना आया, 60, सॉरी 50, ठीक है ना। तो एन अब 50 है, तो एन बाई 2 निकालते हैं, 50/2 ये आएगा 25, ठीक है ना। हमें 25 देखना किस इंटरवल में आएगा, तो 25 इस 42 में आएगा, क्योंकि 22 से बड़ी सारी वैल्यूज इसमें आएंगी, ठीक है। तो हमारा इंटरवल कौन सा आएगा, 30 to 40। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमारा पार्ट ए तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्ट बी पे, जिसका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते पार्ट बी को। इसमें आपको डिटेल आंसर देने थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने का हमारा सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता था कि हम लेट कर लेते थे कि √3 रेशनल है। तो अगर अब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है ना। सीधे से ये होता था कॉन्सेप्ट। तो अब अगर रेशनल है तो रेशनल होने के लिए किसके इक्वल होना चाहिए, p/q फॉर्म के, क्योंकि p और q यहाँ पे क्या है, को प्राइम और इंटीजर, ठीक है। अब ये अगर है तो इसका दोनों साइड इक्वल कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 = p²/q²। पी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते थे, आती थी क्यू, 3q², ठीक है। ये क्वेश्चन 1 है। अब देखो यहाँ पे 3 क्या है, फैक्टर है, क्योंकि पी स्क्वायर के फैक्टर क्या है, 3 और q²। तो यहाँ 3 क्या है, पी स्क्वायर का फैक्टर है, ठीक है। उसी हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर इसी p को p²3q को क्या करते हैं, p=3m ले लेते हैं, कोई m कोई एक अलग इंटीजर ले लेते हैं। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9m²। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से p² की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो कि है 3q², जो इक्वल है 9m² के। तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ से q² आ जाएगा 3m² के। तो यहाँ से 3 जो है q का फैक्टर हो जाएगा। ये प्रूव हो गया कि 3 है यहाँ पे, 3 इज फैक्टर ऑफ q। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। तो 3 क्या है, p का भी फैक्टर है, q का फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर 3 हमारा है। तो इसी वजह से क्या होगा, जो 3 है वो 3 जो है √3 वो रेशनल नहीं है, नॉट रेशनल। अगर ये रेशनल नहीं है तो √3 क्या होगा, इरेशनल, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो रेशनल और इरेशनल में ही होती है, ठीक है ना। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ऑप्शन बी क्या है, क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 10a + b = 1, ठीक है। देखो इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों। चैनल को लाइक, चैनल वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसके जिसके यूपी बोर्ड के एग्जाम हो गए मैथ के। चलिए, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया था 10a + b। तो ये दिया हुआ 10a + b = 1 दिया है। तो 1 में 10 की वैल्यू किसकी होती है, 1045 की होती है ना, पता है ना हमें। तो यहाँ पे लिख देते हैं सीधा सा सिंपल सा 1045। तो यहाँ से
10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 45। दूसरा क्या दिया हुआ है 10a माइनस बी, 10a माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है 1/√3। अब 10 में देखो √3 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, पता है ना आपको किसकी होती है 10 30 की। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30। अब देखो दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का ऐड कर देते हैं। तो ये a b से b a प्लस बी इजकल टू 45, a माइनस बी इजकल टू 30। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a आएगा हमारा, 2a हमारा आ जाएगा 575 ए की वैल्यू आएगी 75/2। ठीक है ना। अब क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो a प्लस बी इजकल टू 45, a माइनस बी इजकल टू 30। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से a से ही कैंसिल आ जाएगा, b 2b हो जाएगा, ये आएगा 15। तो b की वैल्यू आ जाएगी 15/2। यही पूछा था कि a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। चलो ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही से रीड करना था, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम, 2 क्यूब हैं जिसमें से दोनों की वैल्यू वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब दी है, और दोनों जो है एंड टू एंड। ठीक है ना, दोनों एंड टू एंड ज्वाइंट है फ्रॉम द क्यूबाइड। सो हमें निकालना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो यानी जो दो क्यूब हैं दोनों को ऐड करके एक क्यूबाइड बनाया गया है, तो उस क्यूबाइड का हमें रिजल्टिंग सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक क्यूब मान लेते हैं, जैसे कि एक क्यूब ये हुआ, सॉरी ये पूरा क्यूब नहीं हो पाया अभी। ठीक है, एक क्यूब ही हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें ये बोल रहा था कि एक क्यूब से इन्होंने दूसरा क्यूब और जोड़ दिया है। ठीक है, अब अगर देखो ये रहा हमारा दूसरा क्यूब। ठीक है, तो दो क्यूब जुड़ गए। अब इसमें बोला है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब देखो दोनों की हाइट लेट कर लेते हैं, ए इन सब की हाइट तो एच हाइट तो सेम ही होगी, और टोटल हाइट क्या है एच, दोनों की एक के ऊपर एक रखे हुए हैं ना। तो सरफेस एरिया, तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये तो हमें पता ही है बच्चों, साइड क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू दी हुई है 64, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो अब ए साइड की वैल्यू 4 आ गई। तो अब देखो ए 4 है, तो पर इस एल भी 4 हो जाएगी, और बी भी 4 हो जाएगी, क्योंकि हमें ये क्यों मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, बताओ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2 इंटू एल बी लेंथ टू विथ इंटू हाइट प्लस एल इंटू एच। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू सिंपली पुट करनी थी। एल बी की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है ना। हाइट एच की वैल्यू मैंने 8 कैसे लिखी, देखो ये A4 है, ये A4 है, टोटल हाइट क्या होगी 4 प्लस 4 8 हो गई। टोटल हमारा ऐड करने सब सॉल्व करने पे आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही आंसर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सी का, फर्स्ट के सी का। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या बोला था, क्लास हमें निकालना है इसका मीडियन। तो मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे इसको लिखते हैं, सी आई दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और यहाँ से दिया हुआ है 50 to 60। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 12, 18, 15, 10 एंड 3। सो हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या रहेंगे 7 एंड 12 प्लस 7 19, 19 18 37, एंड हियर इज 52, 52 प्लस 1 10 62, 62 3 हो जाएगा 65। ठीक है, तो टोटल एन वैल्यू हमारी कितनी आई 65। ये हमारा टोटल सम होता है।
ठीक है ना। n65 है, तो मीडियन के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हम जैसे 65 आया, तो अभी 65 के लिए हम क्या निकालते थे, n/2। तो n/2 हमारा आएगा 32.5। तो अब ये किस रेंज में डिफाइन करेगा, ये 37 वाली रेंज में डिफाइन करेगा, और इसकी मीडियन क्लास होगी 20 to 30। तो मीडियन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइज ऑफ, मीडियन के लिए हम फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई f मल्टीप्लाइड बाई i। सो यहाँ पे L होता है हमारा लोअर लिमिट एंड द n/2 तो हमें पता ही है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, I इज़ द डिफरेंस एंड F इज़ द फ्रीक्वेंसी। सो वैल्यूज पुट करते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, 20 to 30 की रेंज में वेरी कर रहा है, तो लोअर हुआ 20 प्लस n/2 हमारा आया था 32.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, जस्ट इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है, 19 डिवाइडेड बाई इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 18, एंड द डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस है इंटरवल में, तो ये 10 आया। टोटल सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 27.5। तो ये हमारा टोटल मीडियन आया, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा मीडियन का, 27.5। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो देखो हमें उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो एक्स, जो लाइंस को, इन दोनों लाइंस को डिवाइड करने वाले, डिवाइड करती है और एक्स एक्सिस से। तो अब अगर एक्स एक्सिस पे है तो यानी कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू द 0, ठीक है। अब दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड डिवाइड मान लेते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों को डिवाइड करने वाला पॉइंट अगर हमें निकालना है तो हम रेशियो का पता, जस्ट लाइक ये m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है nx1 प्लस mx2 डिवाइडेड बाई n प्लस m, एंड द y का होता है ny1 प्लस my2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है ना। तो यहाँ से x1 की वैल्यू दी हुई है 1, y1 की वैल्यू -5, x2 इज अ -4 एंड द y2 इज अ 5, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ये आएगा n-4m m प्लस n, ये आएगा 0 -n प्लस 5m m प्लस n। बिकॉज ये 0 इसलिए आया क्योंकि अगर y कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है तो ये होगा x, 0। तो x की जगह पे x है, ये x ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 5m -4n, क्योंकि यहाँ से आएगा हमारा 5m इक्वल टू n। तो ये n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 5m -4m m प्लस 5m। तो ये x की वैल्यू आई m/6n। तो टोटल ओवरऑल m से m ये कैंसिल आउट होता है, x की वैल्यू 1/6। तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, 1/6, 0। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट, अब क्वेश्चन नंबर एफ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, हमें किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट ए के, वेयर ए बी इज अ डायामीटर। तो ए बी हमारी क्या दी हुई है, एक डायामीटर दी हुई है ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर, जिसका सेंटर दिया हुआ है 2, -3, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकाल निकाल दिए हुए हैं 1, 5। ओके, सो देखो सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो बताते हैं, देखो ये मान लेते हैं ये सर्कल है, इसका डायमीटर दिया हुआ है ए एंड द बी, इसका सेंटर दिया हुआ है 2, -3, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, 4, ए के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। अब देखो अगर सेंटर पे कोई पॉइंट है, डायामीटर है, तो मतलब वो उसको हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट जो है इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो x प्लस 1/2, 2 दूनी 4, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। सिमिलरली फॉर द y, y का कोऑर्डिनेट दिया -3,
y1 प्लस y2/2, यहाँ से y की वैल्यू आएगी -10। तो यही कोऑर्डिनेट हो गया 3, -10। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि हमें k का मान निकालना है जिसके लिए 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 के अद्वितीय हल है, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन ओके, अद्वितीय हल मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर्टी क्या होती थी, a1/a2 जो होता था b1/b2 के इक्वल होता था। तो यहाँ से a1 क्या है 2, a2 क्या है 3, b1 क्या है यहाँ पे k, b2 क्या है -5, तो k -5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो k की वैल्यू आएगी -10/3। तो यही k की वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं इसके बी पार्ट में। तो बी पार्ट क्या बोल रहा है, समीकरण को हल करना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वेज गुणन विधि से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमें पता ही क्या होता था, x अपॉन में b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। बस यहाँ से सबकी वैल्यूज निकाल लेते थे। एक्स का फॉर्मूला क्या था, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1, और y के लिए क्या हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। ठीक है ना, सिंपली यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, b1 हमारा कितना दिया हुआ है, b1 है 2, सॉरी b1 है 3, तो 3, c2 की वैल्यू माइनस का 74 माइनस b2 की वैल्यू 5, c1 की -46 अपॉन में a1 की 2 और b2 की 5 माइनस a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 3। चलो y के लिए वैल्यूज पुट करते हैं, c1 -46, a2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू 2, a1 की -74 डिवाइडेड बाई a1 की वैल्यू 2, b2 की 5 माइनस a2 की 3 और b1 की 3। इसको टोटल सॉल्व करना, इसका x की वैल्यू 8 आएगी, y की वैल्यू 10 आएगी। तो यही पूछ रहा था, x और y की वैल्यू निकालनी थी इसके लिए। चलो इसके अगले पार्ट में आते हैं। तो अगला पार्ट क्या बोल रहा है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.76 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो ऑफ 3/5। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.6 सेंटीमीटर का, फिर इसको डिवाइड रेशियो में 3/4 में। तो बेसिकली इसमें ये करना होता है, एक पहले ए बी ड्रॉ करते हैं, फिर एक उससे लाइन ड्रॉ करते हैं 7.6 से, ये ए बी जो होगी 7.6 सेंटीमीटर की होगी, इससे करस्पॉन्डिंग में ये लाइन खींचेंगे। फिर इसको A7 जो इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं AC लाइन को, जो इसका A7 पार्ट होगा उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे B पे, तो ये आएगा एक पॉइंट। फिर सिमिलरली A3 के लिए डालेंगे, A3 से डालेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि राइट द मेजर ऑफ बोथ। तो राइट द मेजर, फिर इसको मेजर कर लेना, AP की जो वैल्यू आएगी वो लिख देना है और AB की जो वैल्यू आएगी वो लिख देना है, बस। ठीक है, जो ज्योमेट्री तो अब आप लोग कर ही लोगे, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। कॉस थीटा दिया हुआ है 4/5, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 दी है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरफ लाएंगे निगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर को अंडर रूट में ले जाएंगे। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू रखेंगे 4/5 है, स्क्वायर करेंगे 16/25 आएगा, जो कि आएगा LCM लेंगे 9/25 मिल जाएगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 3/5। सो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा को ऐसे लिखते हैं, कॉस थीटा को ऐसे ही लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, स्क्वायर कर देंगे 9/25, कॉस थीटा के स्क्वायर कर देंगे 16/25, 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको टोटल सॉल्व करना तो आएगा 417/400। ये भी वैल्यू लिख सकते हो, अगर और सॉल्व करना तो आएगा 1.0425। ठीक है, दोनों आंसर सही होंगे, किसी में भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना,
अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इफ़ 25 इज द मीन। तो मीन की वैल्यू दी है जो कि है 25, तो हमें वैल्यू निकालनी है एफ की, मिसिंग फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते थे, तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है F1 दी हुई है, फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है 6 F6 10 5। ठीक है, तो XI निकाल लेते हैं। XI हमारा है 5 15 25 35 45। XI मीन्स इंटरवल टाइम बिटवीन 0 + 10/2 10 + 20/2 ऐसे। तो ठीक हो, मीन हमारा दिया 25, तो ये हमारा मीन है, A = 25। ठीक है ना। अब इसमें क्या निकालते हैं, DI। DI क्या होता है, XI में से A घटा देते हैं। तो यहाँ DI पहला निकालेंगे, तो XI कितना है, XI 5 है, 5 में से 25 घटाना है तो नेगेटिव में आएगा 20। सिमिलरली 15 में से 25 घटाना है 10 आएगा, 25 में से 25 0 आएगा, 35 में से 25 आएगा 10, 45 में से 25 आएगा 20। ये आ गया DI। अब FI और DI का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो DI और FI 26 120 10F 0 100 100। ठीक है, ये आ गया। तो सम ऑफ FI कितना है, यहाँ से सम ऑफ FI है 27 + F। ठीक है, अब सम ऑफ FI इंटू DI कितना आया, 80 - 10F। तो हमें फॉर्मूला पता है मीडियन का, मोड का, सॉरी, ऑप्टेन। सो कि मीन का फॉर्मूला ये होता है x बार इजकल टू A प्लस सम ऑफ FI DI अपॉन में सम ऑफ FI। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। मीन 25 दिया है, ये तो 25 ही होगा। ये दिया हुआ 80 - 10F डिवाइडेड बाई 27 + F। यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी 8। यही मिसिंग वैल्यू थी जो कि इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर E हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अब F सेकंड के दूसरे पार्ट में, लास्ट पार्ट में। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, ये बोला फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो ये दिया हुआ है, तो देखो मोड अगर निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब देखो सारी फ्रीक्वेंसी में से सबसे ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी हमारी है 12, जो किस इंटरवल में आ रही है, 60 to 80 इंटरवल में। देखो ऐसे समझ में आएगा, ये देखो ये हायर फ्रीक्वेंसी है, किस इंटरवल में, 60 to 80 में। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। तो अब मोड निकालने के लिए क्या होता था, I प्लस F1 - F0 2F - F0 -F2 इंटू में H। देखो मोड निकालना है तो I हमारा लोअर लिमिट होती है, लोअर यहाँ पे क्या है 60। ठीक है, F1 मतलब कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 12। F0 आता है उसके एक जस्ट पहले वाली जो कि है 10। ठीक है, 2 × F1 तो 12 था, F0 की 10 थी, F2 होती है जस्ट एक आगे वाली, तो ये 6 हो गया। हाइट एच मतलब इंटरवल कितने कितने का इंटरवल है, 0 to 20 20 to 40 20 का इंटरवल है 20। इसको पूरा सॉल्व करना है, मोड की वैल्यू आएगी 65। यही आंसर है, सिंपल सा। ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है, किस निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। देखो 3a/x 2y 11 4x - 5y। तो क्या करते हैं हम, सिंपली पहले इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं 5 का, इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं 2 का। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी 5 3 × 15/x 5 2 × 10y इजकल टू 11। और दूसरी वाली बनेगी 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 8/x - 10y इजकल टू 14। दोनों को ऐड करो, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा ये आएगा हमारा टोटल 20। इन दोनों को ऐड करके 15/x + 8/x इजकल टू 69। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/3। ये आ गया। अब एक बार क्या करते हैं कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है ना, या फिर ये भी कर सकते हैं 1/3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो 1/3 की वैल्यू पुट करते हैं पहली वाली इक्वेशन में। तो देखो 3 1 x की वैल्यू 1/3 पुट किया, प्लस 2/5
ये इक्वल टू 11 दिया है, तो यहाँ से y की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 1, ठीक है ना। ये आंसर है, x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 1, यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं इसके और पार्ट में। इसका और पार्ट क्या बोल रहा है, चलो इसके और पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका और पार्ट दिया हुआ है कि एक अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन है जो 1/3 होता है जब उसमें एक जोड़ा जाता है। तो पहले तो फ्रैक्शन ही लेट कर लो, क्या होता है, फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, एक्स बाई फॉर्म में। तो अब बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है, मतलब कि 1/3 हो जाता है, कब हो जाता है, जब एक को जोड़ते हैं न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर एक्स है, एक्स में एक को जोड़ा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, तो ये 1/3 हो जाता है। दूसरी कंडीशन दी है, इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 हो जाता है, कब हो जाता है, जब डिनोमिनेटर में एक घटाते हैं। इट मीन्स न्यूमरेटर सेम रहा, डिनोमिनेटर में से एक घटा दिया। तो अब इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3x + 3 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से इक्वेशन बनी 3x - y + 3 इक्वल टू 0। सिम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, y - 1 तो आ जाए 4x - y + 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को, अरे सॉरी, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4x में से 3x गया, बचेगा 8x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 में से -3 गया, -2 आएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, 2 वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो याद आएगा 4 दूनी 8 माइनस वाई + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9। तो अब फ्रैक्शन हमने x और y लेट किया था, तो फ्रैक्स y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन हमारा 2/9 आ गया। यही फ्रैक्शन पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो चौथे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला था, एक मंदिर की ऊंचाई जो है 15 मीटर है, एक मंदिर जो है उसकी ऊंचाई दी है 15 मीटर, ठीक है ना। इसको मंदिर को लेट कर लेते हैं 15 मीटर। उसके बाद बोल रहा है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूरी की ओर बने भवन, यानी मंदिर के शीर्ष से सड़क की एक दूरी है, ये एक सड़क है, ये बना एक कोई भवन बना हुआ है, ये रहा भवन, ठीक है ना, ये कोई भवन बना है। तो इस भवन के बने भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण इन द मीन्स यहाँ से अगर वो देख रहा है तो ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। और भवन के पाद का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण इन द मीन्स ये दिया हुआ है 45 डिग्री, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेमिंग कर लेते ABCDE। तो अगर ट्रायंगल ABE ले लो, अगर ट्रायंगल ABE लिया तो ये 15 है, पहली बात तो ये भी 15 हो जाएगा, इसको x सेलेक्ट कर लो। तो ट्रायंगल ABE में 1030 लगाओ, तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर तो x है, बेस हमने मान लिया y, ये y है तो ये वाली भी लाइन y ही होगी, तो x अपॉन में y हो गया। 1030 की वैल्यू हो जाती है 1/√3 x अपॉन में y, तो x की वैल्यू y की वैल्यू आएगी √3x, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा लेते हैं इन ट्रायंगल किसमें, CDE में। तो अगर CDE ट्रायंगल लोगे, CDE में क्या लगा सकते हो, 1045, तो 1045 लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 15 है, बेस हमारा y है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, y, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 15। तो ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y की वैल्यू 15 पुट करी, √3x, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 15/√3, ठीक है ना। अब इससे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि सिद्ध कीजिए है कि भवन की ऊंचाई, तो भवन तो ये है टोटल, तो टोटल भवन कितना हुआ, ये x है, ये 15 है, तो 15 + x हुआ ना, तो 15 + x की वैल्यू पुट करो 15/√3, ठीक है। अब देखो 15 यहाँ से कॉमन कर लो, ठीक है ना, 15 यहाँ से कॉमन करो, 1 + 1/√3, ठीक है ना। 15 को ऐसे रखो, √3 एलसीएम ले लो, √3 + 1/√3। अब ये √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये क्या आएगा 15 √3, ये √3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, देखो √3 √3 3 हो जाएगा और ये √3 रहेगा,
रूट थ्री थ्री हुआ, और ये रूट 3 हो गया, और ये रूट थ्री थ्री हो गया, 3 5 15 हो गया, तो ये आएगा 5 3 प्लस रूट 3। तो यही थी हमारी भवन की ऊंचाई, यही प्रूफ करनी थी, जो कि प्रूव हो गई। ठीक है, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो।